जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल जीतू हॉरर टॉक्स, जहां हम आप लोगों को सुनाते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो लोगों के साथ बीती सच्ची घटना होती है। हमारा आपको कहानी सुनाने का मोटिव है आपका एंटरटेनमेंट करना और आपको एक सीख देना, ताकि किसी और की करी हुई गलती आप ना दोहराएं। आज की स्टोरी हमारे को गोरखपुर यूपी से हमारी एक व्यूअर अनन्या ने भेजी है। ये घटना आज से 2 साल पहले की है, जब अनन्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और दोस्तों, ये कहानी मेरी आज तक की आपको सुनाई हुई हर एक रियल कहानी से बिल्कुल ही अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार इंसान को आत्मा से आज़ाद करने की नहीं, बल्कि आत्मा को इंसान से आज़ाद करने की ज़रूरत है। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी कि इंसान की घटिया हरकत किस लेवल तक उसे नीचे गिरने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी शुरू होती है जब अनन्या अपने कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कर रही थी। उस टाइम गर्मियों के दिन थे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से यूपी सरकार ने गर्मी की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी थी, जहां सब स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह सब बंद हो गए थे। अनन्या बताती हैं कि जीतू भाई, मैं हमेशा से ही पढ़ाई में तेज़ थी और जब छुट्टियां डिक्लेयर की तब हमारा बीकॉम का फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन पास आ रहा था। तो जब सब स्टूडेंट्स और मेरे दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ दिन कॉलेज में ही रुककर 4 से 5 दिन में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगी और उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अनन्या बताती हैं कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट 5 दिन में कंप्लीट कर लिया और उसके बाद क्लासेस वगैरह कुछ होती नहीं थी, चिक नहीं थी किसी की भी, तो जल्दी से सारे काम कंप्लीट हो गए थे। अनन्या अपने पापा को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि पापा, मैं अभी घर आना चाहती हूँ, क्या आप कल के लिए मेरी टिकट बुक करवा दोगे यहाँ कॉलेज के पास से? अभी यहाँ कुछ काम भी नहीं है, मैंने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है, तो मैं कुछ दिन ऐसे ही घर रुक कर चली जाऊँगी। उनके पापा बोलते हैं कि बेटा, हमेशा से तो तुम अपने फ्रेंड रानी के साथ आती थी, पर अभी ऐसे अकेले आओगी, आने में दिक्कत तो होगी तुम्हें। अनन्या बोलती है, पापा आप भी कितनी टेंशन लेते हो मेरी, मैं सही से आ जाऊंगी, आप बस मेरी टिकट करा दो, कल के लिए ही करा देना, कल दोपहर में मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तो अच्छा रहेगा कि मैं रात तक घर पहुँच जाऊंगी। अनन्या की इस बात पर उसके पापा मान जाते हैं, क्योंकि वैसे भी बनारस से गोरखपुर की ट्रेन जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे की ही होती है और अनन्या इस सब में सही से आ ही जाएगी। पर उनके पापा को नहीं पता था कि इस 7 से 8 घंटे के सफ़र में ही अनन्या को कुछ ऐसा फील होगा जो उन्हें सारी ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। अनन्या के पापा उनका बहुत ख्याल रखते थे, इस वजह से उन्होंने बेटी को सफ़र में कोई तकलीफ़ ना हो ये करके 6 से 7 घंटे के सफ़र के लिए भी ट्रेन की फ़र्स्ट क्लास एसी टिकट बुक कर दी और अनन्या को बोला कि बेटा संभाल कर आना, फर्स्ट एसी में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे कॉलेज के गार्ड से भी बात कर ली है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने के लिए। मैंने उसको बोला है वो तुम्हारे लिए कल ऑटो वगैरह अरेंज करा देगा और तुम्हें ट्रेन स्टेशन पे सही से ड्रॉप करवा देगा। अनन्या इस बात को सुनकर हंस देती हैं और बोलती हैं, पापा आप भी ना, मैं क्या पहली बार आ रही हूँ, कितनी टेंशन लेते हो आप, ज़्यादा ना सोचो, मैं सही से आ जाऊँगी। अनन्या के पापा बोलते हैं, बेटा बात टेंशन की नहीं है, पहले ही हम कोविड में तुम्हारी मम्मी को खो चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तुम ही बस मेरे जीने का सहारा हो, मैं बेकार में तुम्हारे को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। अनन्या अपने पापा को समझाते हुए बोलती हैं कि पापा आप परेशान मत हो, हम जल्दी ही मिलेंगे, मैं कल ही आ रही हूँ, हम लोग साथ में बैठकर अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। अगले दिन सब वही होता है जैसे कल अनन्या के पापा ने गार्ड को बोला था कि अनन्या को हेल्प कर देना और उसको बनारस रेलवे स्टेशन छोड़ देना। तो जाते टाइम सारे रास्ते में अनन्या अपने को आए हुए सपने के बारे में सोच रही होती है जो उन्हें कल रात आया था, जिसमें उन्हें उनकी मम्मी दिखाई दे रही होती हैं, जो उनसे मुंह फेर कर कमर उनकी तरफ कर कर बैठी होती हैं। शायद से वो बस यही सोच रही होती हैं, तभी उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उनको आवाज़ दे रहा है। एक ज़ोर की आवाज़ के साथ ऑटो के ब्रेक लगते हैं और झटके से अनन्या अपने ख्यालों से बाहर आती हैं और आवाज़ सुनती हैं कि सिक्योरिटी गार्ड उनको बुला रहा है। अरे अनन्या मैडम, स्टेशन आ गया, आप लेट हो जाओगे, उतर जाओ, ट्रेन शायद पहले से ही लग चुकी है। अनन्या जल्दी जल्दी में ऑटो से उतरती हैं और गार्ड को पैसे देकर उसे थैंक यू बोलकर निकल जाती हैं। स्टेशन के अंदर पहुंचकर देखती हैं तो ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी
और ट्रेन में सीट्स भी भरी हुई थी क्योंकि ये ट्रेन प्रयागराज से ही आती है और गोरखपुर तक जाती थी, तो ज़्यादातर सवारी प्रयागराज से ही भर जाती थी। अनन्या अपना कोच ढूंढती हैं और फिर कोच मिलने के बाद जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। तभी उन्हें अपना सामान रखकर एकदम से अपने कोच के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होता है, जैसे कि पता नहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक साथ ड्रॉप हो गया हो। पर अनन्या को लगता है कि शायद बाहर गर्मी है और ऊपर से ये फर्स्ट एसी कोच था, तो शायद इसलिए इतनी ठंड लग रही है। अनन्या बताती हैं कि जीतू भाई, सारा दिन तो मेरा ऐसे सही से निकल गया, पर बार बार मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे कंपार्टमेंट के बाहर ना कोई इधर उधर घूम रहा है। एक अजीब सी डिस्टरबेंस थी मेरे कंपार्टमेंट के बाहर। अनन्या बताती हैं कि रात को डिनर वगैरह करते टाइम भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके कंपार्टमेंट में उनके सामने वाली सीट पर कोई तो आकर बैठा हुआ है, पर वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था। ऐसा एहसास हो रहा था कि वो उस कोच में अकेली नहीं है। थोड़ी देर में टीसी आता है, वो अनन्या की टिकट वगैरह चेक करता है और उनके सामने वाली सीट पर देखकर बोलता है, अरे आपके सामने वाली सीट पर वो लेडीज़ थी, वो कहाँ गई? ये चीज़ सुनकर अनन्या बोलती है, नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ तो जब से मैं आई हूँ तब से मैं अकेली ही हूँ। टीसी इस बात पर बोलता है, नहीं मैडम, यहाँ एक लेडी थी जो प्रयागराज से चढ़ी थी, उसको गोरखपुर तक की टिकट मिली थी। अनन्या थोड़ा चिड़चिड़ेपन में होकर बोलती हैं, मुझे नहीं पता सर। उसके बाद टीसी वहाँ से निकल जाता है। रात के करीब 1 बजे होंगे। उनके कंपार्टमेंट में अनन्या को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो ऊपर तक कंबल ढककर बैठी हुई थी और मोबाइल में मूवी देख रही थी। अचानक से उनको फील होता है कि उनको बाथरूम जाना चाहिए, तो वो खड़ी होती हैं और अपने कंपार्टमेंट से निकलकर बाथरूम के लिए निकल जाती हैं। अनन्या बताती हैं कि जब वो वापस आ रही होती हैं तो देखती हैं कि उनके कंपार्टमेंट के गेट के बाहर एक आदमी खड़ा है जो उनकी तरफ पीठ किया हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कि उनकी मम्मी उनको सपने में अपनी तरफ पीठ किए हुए दिखी थी। पता नहीं दोस्तों, इस सपने का और उस आदमी का क्या आपस में कनेक्शन है, आइए आगे जानते हैं। अनन्या बताती हैं कि जीतू भाई, एक तो रात हुई थी और ऊपर से लाइट भी बंद थी पूरे कॉरिडोर की, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इतनी रात को कोई आदमी मेरे कंपार्टमेंट के बाहर खड़ा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं है जो मेरा सामान चोरी कर लेगा। अनन्या अपने अंदर हिम्मत लाकर बोलती हैं, भाई साहब, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, साइड हो जाओ। तो पहली बार वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। फिर से अनन्या बोलती हैं, अरे भाई साहब हट जाओ प्लीज़, मुझे सोने जाना है। बस इतना बोलने की देर थी, वो आदमी एकदम से पलटा। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि अनन्या बोलती हैं कि जीतू भाई, जैसे ही वो पलटा, उसकी आंखें एकदम से जैसे ब्लैंक थी और उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। वो अनन्या की तरफ देखकर बोलता है, मेरी बीवी को बुला दो, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी मदद करो। अनन्या बोलती हैं, भाई साहब आप खुद बुला लो, मैं क्यों करूँ ये सब? फिर वो आदमी बोलता है, तुझे बोला ना, बुला कर ला, नहीं तो तुझे बता दूंगा कि क्यों बुलाएगी। अनन्या इतनी डर जाती हैं कि वो बोलती हैं, हाँ 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 प्लीज़, मुझे कुछ ना करो, मैं बुला कर लेकर आती हूँ। वो आदमी बोलता है, तेरे साथ ही तेरे कंपार्टमेंट में बैठी थी, अभी स्लीपर कोच में गई है, सीट नंबर 12 अपर बर्थ। अनन्या बोलती हैं, अगर आपको इतना ही पता है तो खुद बुला लो, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? वो आदमी फिर से ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, जा यहाँ से, निकल, लेकर आ उसको। अनन्या डर के मारे वहाँ से भाग कर जाती हैं तो देखती हैं कि उस टाइम वहाँ एक अंकल लेटे होते हैं। अनन्या फिर से उन्हें देखकर वापस आती है और आकर उस आदमी को बताने के लिए बस पहुँचने ही वाली होती है, तभी एक औरत के बैग से ठोकर लगकर वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद अनन्या को अंदाज़ा नहीं होता कि किस चीज़ से उनका पैर अटका और एकदम से ऐसे कैसे बैग के ऊपर ठोकर लग गई। पर दोस्तों, अभी जो होगा वो अंदाज़ा मुझे भी नहीं था कि ऐसा क्या हो गया जिस वजह से नेहा की एकदम से चीख निकली। अनन्या बताती हैं कि उस औरत के बैग से खून निकल रहा था और एक उंगली दिख रही थी उस चेन कॉर्नर में से निकली हुई। बस इतना देखने की देर थी, अनन्या बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं तो आजू बाजू सब लोग उठ जाते हैं और अनन्या को बार बार देख कर बोलते हैं, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो तुम? और अनन्या सिर्फ वही कर रही होती हैं, बार बार बैग को देखकर उसकी तरफ उंगली कर कर चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं। टीसी भी वहाँ आ जाता है और सभी लोग देखते हैं जो अनन्या को दिख रहा होता है।
उस बैग में से निकलता खून और एक उंगली। टीसी आकर उस औरत का बैग खुलवा देते हैं और अनन्या बताती हैं कि जो उन्होंने देखा वो किसी भी आम आदमी के लिए देखना बहुत ही मुश्किल भरा था। वो सब देखकर अनन्या बेहोश भी हो गई थी। अनन्या बोलती हैं कि जीतू भाई, उस बैग में उसी आदमी की बॉडी थी, चोट लगी हालत में, जो आदमी मेरे को मेरे कंपार्टमेंट के बाहर खड़ा मिला था, जो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए मुझे बोल रहा था। अनन्या को बड़ी मुश्किल से होश में लाया जाता है। सब लोग उनके मुंह पर पानी मारते हैं। थोड़ी देर बाद अनन्या होश में आती हैं तो बाद में सब लोगों को पता चलता है कि उस औरत ने अपने पति को मार दिया होता है और वो उसके बॉडी को डिस्पोज करने के लिए बैग में डालकर चलती ट्रेन में से उसे फेंकने वाली थी। वो बीच में ही किसी नाले के ऊपर से जब भी ट्रेन क्रॉस करती तो वो उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देती। दोस्तों, आज की ये कहानी में ना कोई पोजेशन है, ना किसी इंसान को तकलीफ़ मिली, पर हुआ तो सिर्फ एक ये चीज़ कि एक आत्मा ने किसी को इंसाफ के लिए बुलाया। उसको बोला कि मेरी मदद करो, मुझे इंसाफ दो। बाद में उस औरत को पुलिस ले गई और उस आदमी को इंसाफ भी मिल गया। होप आज उस औरत को अपने किए की सज़ा मिल रही हो। आप लोगों को ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रियल सुपरनेचुरल इंसिडेंट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप लोग मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं और मैं वो इंसिडेंट लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपकी करी हुई गलती किसी और के लिए सीख बन सके। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीतू हॉरर टॉक्स। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रियल और सुपरनेचुरल कहानी के साथ।